I request President, High Court Bar Association, Jabalpur, Shri D.K. Jain, to deliver his farewell speech. माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रविमल भट्ट जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधिपति श्री राजमोहन सिंह जी एवं सभी माननीय न्यायाधिपतिगण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी, माननीय डिप्टी सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार श्री पुरुषोत्तम कौरव जी, माननीय पवन पाठक जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ग्वालियर, माननीय आदित्य अधिकारी जी, सचिव सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल, माननीय अनिल खरे जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन, माननीय मैडम मुख्य न्यायाधिपति, माननीय न्यायाधिपति गणों के सभी परिजन एवं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के सभी सदस्यगण एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सभी माननीय सदस्यगणों को मेरा सादर नमस्कार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस महान गौरवशाली न्यायालय में आप सभी माननीय न्यायमूर्ति गणों के समक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष के रूप में यह मेरा प्रथम उद्घोषण है। अतः मेरे द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति के दौरान अगर मुझसे कोई भूल हो, यदि मेरे भावों से आप सभी माननीय न्यायाधीश गणों को कोई ठेस पहुंचे तो इसके लिए मैं पूर्व से ही क्षमा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप न्यायमूर्तिगण दया और क्षमा की मूर्ति हुआ करते हैं, ऐसे हमें बताया जाता है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, आप अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के न्यायाधीश हैं, अतः आप में न्यायपालिका एवं न्याय के प्रति गहरी समझ होना स्वाभाविक है। परंतु मैं अपने परिवार में पहली पीढ़ी का वकील हूं और वकालत भी ज्यादातर समय जिला न्यायालय में ही की है। अतः मुझे कानूनों के संबंध में ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, परंतु न्यायपालिका के प्रति आस्था एवं सम्मान मेरे हृदय एवं मस्तिष्क के कोने कोने में व्याप्त है। मैं जानता हूं कि न्यायालयों की स्थापना न्यायाधीश गणों एवं अधिवक्ता गणों के व्यक्तिगत हितों की खातिर नहीं की गई है। ये न्यायालय आम जनता को न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। न्यायालय का मूल उद्देश्य भारत के प्रजातंत्र की आत्मा, हमारे श्रेष्ठ संविधान की रक्षा करने हेतु एवं देश और प्रदेश की जनता को न्याय प्रदान हेतु की गई है। अतः सभी माननीय न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागणों का यह कर्तव्य है कि देखें कि देश और प्रदेश की आम जनता को न्याय प्राप्त हो भी रहा है अथवा नहीं। माननीय न्यायाधीशगणों एवं अधिवक्तागणों की कार्यप्रणाली से आम जनता में न्याय मिलने में यदि कोई प्रतिकूलता होती है तो उसमें सुधार आवश्यक है। इस संबंध में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। न्यायाधीश और अधिवक्ता संविधान के मानस पुत्र, संविधान की रक्षा करना हम सबका है धर्म पवित्र। माननीय न्यायाधीश गण, मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के साथ न्याय करने में एवं संविधान की रक्षा करने के एवज में माननीय न्यायाधिपतियों को तो आम जनता की संचित की हुई निधि से वेतन भत्ते, गाड़ी बंगला, सुरक्षा पेंशन इत्यादि प्राप्त होती है और होनी भी चाहिए। जनता को न्याय देने के एवज में जो भी दिया जा सके वह कम है, परंतु अधिवक्ता जो आम जनता को न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अगर न्यायाधीश गणों की किसी समझ की कमी से फैसले में कोई त्रुटि हो तो बड़ी अदालत के समक्ष तक अपीलें और दलीलें तब तक जारी रखते हैं जब तक उनके पक्षकार को न्याय प्राप्त न हो जाए। और इसके एवज में अधिवक्ता गणों को कोई वेतन भत्ते, सुरक्षा इत्यादि भी प्राप्त नहीं होती है। जो भी हमारे पक्षकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें भेंट करते हैं, पर्याप्त मानकर संतुष्ट रहते हैं। हमें इसका कोई मलाल भी नहीं है, क्योंकि आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व जब हमारे देश में राज्य तंत्र था, राज्य की जनता के धन बल के सहारे राज्य करने वाले राजा महाराजा बड़े बड़े महलों में शान शौकत की जिंदगी जीते थे और राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान और नीतियों की शिक्षा देने वाले राजगुरु, साधु, महर्षि इत्यादि जंगलों में कुटिया बनाकर भिक्षा यापन कर आम जनता के कल्याण की सदैव कामना किया करते थे। परंतु जब भी उनका आगमन राज दरबार में होता था तो राजा महाराजा इसे अपना सौभाग्य समझते हुए उनकी आगवानी महलों के दरवाजे तक करते थे। लेकिन आज के जमाने में जब राजतंत्र समाप्त हो चुका है, प्रजासत्ता का शासन है, तब ज्यादातर व्यक्तियों की पहचान उनकी भौतिक सामर्थ्य एवं शासन के द्वारा किए गए अधिकारों से ही होती है। इसी कारण आजकल न्यायालय की उच्च आसंदी पर बैठने वाले कुछ माननीय न्यायाधीशगण अधिवक्तागणों का अपमान करना अपना अधिकार समझने लगे हैं। मैं यहाँ विनम्रता पूर्वक यह आग्रह कर देना चाहता हूँ कि ऊंची आसंदी पर बैठकर कोई महान नहीं होता है। व्यक्ति सदैव अपने गुणों से महान होता है
और इसी बात को समझाने के लिए जब हनुमान जी को लंका के दरबार में पेश किया गया तो ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर दरबारियों ने भगवान का राम का निरादर करने की नियत से हनुमान जी को बैठने के लिए कोई उचित आसन नहीं दिया। तब हनुमान जी ने भगवान राम की सामर्थ्य को समझाने की नियत से अपनी पूंछ का ही सिंहासन सारे दरबारियों के सिंहासनों से ऊपर बनाकर राम की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। अतः मैं आप सभी माननीय न्यायाधिपतियों से विनम्रता पूर्वक यह आग्रह करता हूं कि आम जनता को न्याय दिलाने आए अधिवक्ता गणों को अपने से कमतर और छोटा न जाने। वास्तव में देश के प्रजातंत्र को सुरक्षा रखने की जवाबदारी यदि कोई उठा रहा है तो वह हमारा अधिवक्ता ही है। सारा देश देख रहा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और देश के नेता तो भ्रष्टाचार का मुकुट ही बन चुके हैं और न्यायाधीश गण भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करने लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी बार, जो वास्तव में न्यायालयों में आम जनता की प्रतिनिधि है, वह न्यायालय की कार्यवाहियों का आईना है। अतः बार के द्वारा न्यायपालिका को यदि न्यायिक कार्यवाहियों में कमियों का आईना दिखाया जाता है तो इसे सहृदयता से स्वीकार करते हुए न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोगी बनना चाहिए। यहाँ मैं पुनः 2 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। बार बेंच की जननी है, बार बेंच की पथदर्शक, बार बेंच पर अंकुश है, बार न्याय की रक्षक। हे न्यायाधीश गणों, आपका जन्म हमारी बार से ही हुआ है और आगे भी हमारी बार अनेकानेक न्यायाधीशों को जन्म देगी। जन्म देने वाली माता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतानों को चलना बोलना सिखाए और हमारी बार ही न्यायालयों में न्यायाधीशों का पथदर्शन करती है। माँ का कर्तव्य है यदि उसकी कोई संतान गलती करे तो उस गलती को सुधारें। इसी कारण जब कोई न्यायाधीश गण गलत फैसला देते हैं तो हमारी बार ही उस फैसले को दुरुस्त करवाने हेतु अपील करती है। वास्तव में देश के प्रजातंत्र और न्याय की कोई रक्षा कर रहा है तो वह बार ही है। इसलिए मैं इस महान न्यायिक आसंदी के सामने खड़े होकर अपनी इस महान बार की ओर से देश के सभी न्यायालयों में ऊंची ऊंची आसंदियों पर बैठे माननीय न्यायाधीश गणों से यह करबद्ध आग्रह करता हूं कि वे अपने न्यायालयों में आम जनता के लिए न्याय मांगने आने वाले अधिवक्ता गणों का अपमान करने की भूल न करें। उनके द्वारा किया जाने वाला अमर्यादित आचरण सिर्फ किसी अधिवक्ता का ही नहीं अपितु समूचे न्यायालय का अपमान होने से असहनीय एवं निंदनीय है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, मैं अपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के कार्यकाल में प्रदेश की न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए हैं। न्याय परिवार का मुखिया होने के नाते आपके द्वारा सुधार किया जाना आवश्यक भी है, परंतु आम जनता के हितों में किए गए कार्य एवं प्रयास अपनी कसौटी पर कितने खरे उतरे इसका आकलन आम जनता के द्वारा ही किया जाएगा। अतः न्यायालय में आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली बार ही की अभिव्यक्ति इस संबंध में महत्वपूर्ण होती है। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष पदासीन हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने आपके द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के परिणामों के संबंध में आपको कुछ बताया भी है या नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे चुने हुए अधिवक्ता प्रतिनिधि महत्वपूर्ण पदों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि हमारे अधिवक्ता प्रतिनिधियों की बुद्धि में विशेष रूप से विराजमान हो सके ताकि वे अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर आम जनता एवं आम अधिवक्ता गणों के हितों की रक्षा करें। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, आपने जो भी क्रांतिकारी सुधार किए हैं हमारी न्याय प्रणाली में किए हैं, इन सब के परिणाम को आप तक पहुंचाने की जवाबदेही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा मुझे प्रदान की गई है। अतः आज सभी माननीय न्यायाधीश गणों के समक्ष मैं व्यक्त करना चाहता हूं, भले ही आज दिनांक को आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, परंतु मुख्य न्यायाधीश का पद तो सदैव ही बना रहेगा। माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपके द्वारा न्यायालयों में पुराने प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने की नियत से 25 जुड़े हुए प्रकरणों को तीव्रता से निपटाने के आदेश दिए गए। आपके द्वारा पारित आदेश सद्भावना पूर्वक था, परंतु उन प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने का दबाव के कारण न्यायाधीश गणों ने तेजी से एक ही दिन में अनेकों गवाह न्यायालय में गवाही देने उपस्थित सम्मत जारी किए। एक ही दिन में अनेकों गवाह न्यायालय में गवाही देने उपस्थित होते रहे और न्यायाधीश गण भी दबाव और मजबूरी में आकर न्यायालय के दोनों कठोरों में गवाही प्रारंभ करवाने लगे और तीसरे प्रकरण में भी अधिवक्ता की बहस सुनने के लिए व्यवस्था होने लगे। गवाहों का ज्यादा प्रतिपरीक्षण न्यायालयों ने समय के अभाव होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण में अंकुश लगाने लगे।
अत्यधिक पुराने प्रकरणों में बचाव साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने में 1 या 2 अवसर देकर प्रकरण का विचारण समाप्त करने लगे। न्यायालयों की गैर न्यायिक कार्यवाही की वजह से अगर अधिवक्ता गणों के द्वारा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में प्रकरण स्थानांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए तो अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय की रोक होने के कारण ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर पक्षकारों को न्यायालय की अनुचित कार्रवाइयों के सामने नतमस्तक होने विवश कर दिया गया। न्यायालय की सारी मर्यादाएं तार तार हो गईं। विचारण न्यायालय के न्यायाधीशों का मकसद अपनी नौकरी की चिंता हो गया, जिस कारण प्रदेश भर के लाखों अधिवक्ताओं ने न्यायालय की कार्यवाही का प्रतिकार किया और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे प्रदेश के हजारों अधिवक्ता गणों पर न्यायालय की अवमानना के हजारों प्रकरण चलाए गए। हमें इसका कोई मलाल भी नहीं है। संविधान ने आपको दंड देने का अधिकार दिया है और हमने यदि कोई गलती की है तो आप हमें दंड दें। हमारी क्या बिसात हम आपका विरोध कर सके। भगवान शंकर ने भी जब भस्मासुर को वरदान दिया था तो खुद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तीनों लोग भागना पड़ा था। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, आपके द्वारा न्यायालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से प्रातः 10:15 बजे करके आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, परंतु इसके अनेकों दुष्परिणाम हो रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें। माननीय हमारे न्यायालयों के कुछ माननीय न्यायाधीश गण अधिवक्ता गणों से असमित भाषा में बात कर रहे हैं। जरा सी बात में प्रकरण डिसमिस करना, कॉस्ट लगाना न्यायाधीश गणों की गरिमा के प्रतिकूल है। एक अधिवक्ता एक ही समय एक से अधिक न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों को पास ओवर करने के बजाय प्रकरण को डिसमिस करना आम बात होती जा रही है। फाइलिंग सेक्शन में घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नहीं आता है। अगर प्रकरण में कोई डिफॉल्ट आ जाए तो डिफॉल्ट के सुधार के बाद प्रकरण कब लगेगा कोई गारंटी नहीं। अगर किसी कारणवश 7 दिनों के भीतर डिफॉल्ट दूर ना हो तो एक मुश्त अनेकों प्रकरण डिसमिस किए जा रहे हैं, जबकि हजारों ऐसे पुराने प्रकरण न्यायालय में अपनी सुनवाई का इंतजार करने के लिए लंबित हैं और उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो क्या यह नियम उचित है? कृपया पुनर्विचार करें। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय को आम जनता को न्याय देने की बजाय प्रकरणों का बोझ कम करने में ज्यादा रुचि है। इसके लिए यह बेहतर होगा कि फाइलिंग सेक्शन में ही माननीय न्यायाधीश पतियों की नियुक्ति कर दी जाए। मान्यवर, इस साल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गर्मी की छुट्टियां 15 दिन आगे बढ़ा दी हैं। जब छुट्टियां मिलेंगी तो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। मैं यह जानता हूं कि यह सब सिर्फ आपने अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। हमारी बार के पूर्व अध्यक्ष भी हर समय कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहे। इसलिए तो हमारी बार ने उनके स्थान पर अब की बार धन्य कुमार का नारा देकर मुझे आपके सामने सच्चाई से अवगत कराने का अवसर दिया है। मुझे भरोसा है कि आप हमारी पीड़ा को अवश्य सुनेंगे। आज भी आप हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई समस्याओं को मिनटों में निपटाने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों को जी भर के लिए उपहार देकर जाते हैं। अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय 1 जुलाई से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जाते हैं। माननीय न्यायाधिपति महोदय 1 जुलाई से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हार्ड कॉपी की जगह ई-कॉपी फाइलिंग की भी आवश्यक कर दी गई है। इसे लागू करने के पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के माननीय सदस्यों से पुनः चर्चा कर उचित निर्णय लेने का कष्ट करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने आपके समक्ष अपनी बार की ओर से जो समस्याएं प्रस्तुत की हैं उनका निराकरण करने की कृपा करें। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, वर्तमान समय में हमारे अधिवक्ता गणों को एक और महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग न्यायाधीशों की अलग अलग विवेकशीलता होने के कारण एक ही किस्म के प्रकरणों में अलग अलग न्यायाधीश अलग अलग प्रकार के निर्णय देते हैं और इसका सीधा प्रभाव आम जनता में न्यायाधीश की योग्यता के बजाय वकील की योग्यता से जोड़कर देखा जाता है। इस संबंध में मैं आपके समक्ष निम्न तर्क प्रस्तुत करता हूँ। एक ही किस्म की बीमारी का इलाज करने वाले 3 अलग अलग डॉक्टर हों और एक डॉक्टर से इलाज होने में 100% की गारंटी और दूसरे डॉक्टर से इलाज होने में 50% और तीसरे डॉक्टर से इलाज होने में मरीज की ठीक होने की कोई गारंटी ना हो तो स्वाभाविक है मरीज अपना इलाज प्रथम श्रेणी के डॉक्टर से ही कराना उचित समझेगा। अतः माननीय न्यायाधीश गणों के निर्णय में एक रूपता स्थापित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को ठोस प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि किसी प्रकरण के निर्णय से न्यायाधीश की योग्यता नहीं वकील की योग्यता का प्रमाण पत्र आम जनता के द्वारा
जेल जारी कर दिया जाता है और होनहार वकील का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मान्यवर, एक और पीड़ा के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पदस्थ एक माननीय न्यायाधिपति को हिंदी भाषा का ज्ञान न होने के कारण उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की समस्त कार्यवाहियों को अंग्रेजी में रूपांतरित करने का आदेश पारित किया जाता है, जबकि हमारे प्रदेश की आम जनता और ज्यादातर अधिवक्ता हिंदी भाषी हैं। मुझे स्वयं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से आग्रह है कि हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय भारत को अनुशंसा प्रेषित करने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बड़े बड़े भवनों की आपके द्वारा सौगात दी गई है। एक का शिलान्यास माननीय महामहिम ज्योति मुर्मू जी ने किया था, जिसका निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है, और एक और भवन मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी का शिलान्यास 19 मई 2024 को किया गया है, और उसमें मुझे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के ही अध्यक्ष की हैसियत से आमंत्रित कर मेरा नाम शिलालेख पर भी अंकित कराने की कृपा की। आपके द्वारा किए गए इस महान कार्य के लिए मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की ओर से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधिपति